हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि भारतीय प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं, और उन चुनौतियों में पहली चुनौती जो थी जनसंख्या विस्फोट की, उस जनसंख्या विस्फोट को लेकर के हमने देखा कि जनसंख्या विस्फोट क्या है और ये समझने की कोशिश की थी कि जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। आज हम इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं उसी जनसंख्या विस्फोट को आगे बढ़ाते हुए कि जनसंख्या विस्फोट के क्या प्रभाव हैं और जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण के क्या उपाय हैं या जनसंख्या विस्फोट के समाधान के कारक कौन कौन से हैं। चलिए हम आरंभ करते हैं। प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती अध्याय का नाम है और हमारा आज का विषय है जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव और जनसंख्या विस्फोट के समाधान के उपाय। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आने लगती है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, हम इसको आर्थिक नियोजन वाले अध्याय में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। दूसरा प्रभाव हम देखते हैं तो जो सेविंग्स हैं या इन्वेस्टमेंट हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। एक ही परिवार में यदि एक बच्चा है तो हम उसके लिए सेविंग्स भी अच्छी कर पाते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छा कर पाते हैं। लेकिन यदि उसी परिवार में कमाने वाला एक हो और बच्चों की संख्या बढ़ जाए तो निश्चित रूप से बचत तो होगी ही नहीं, साथ में उनके भविष्य के लिए हम बहुत अच्छा निवेश भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रभाव जो पड़ता है वह भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक पड़ रहा है और स्थिति ये होती है कि ये जो जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लोगों के पास ज़मीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, कृषि योग्य भूमि जो है वह आवश्यक मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रही है और कृषि योग्य भूमियों में लोगों के आवास रहें या भोजन की व्यवस्था करें। कृषि योग्य भूमि जो थी वह आवास में परिवर्तित हो जा रही हैं। अब जब आवास में बदल जाएंगी तो कृषि योग्य भूमि का रकबा कम होता जाएगा, उससे अनाज उत्पन्न जो होता था पहले उस मात्रा में अनाज उत्पन्न होने की समस्या हो जाती है। अगला प्रभाव खाद्यान्न की कमी। डेफिनेटली जब खेती में उत्पादन कम होगा तो उत्पादन जो है जब कम हो गया तो खाद्यान्न जो है सीमित मात्रा में उपलब्ध होगा और उस पर भी जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी तो हाथ खाली रह जाना है। अगला प्रभाव जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास और शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है। आज बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास में अपने खुद के रहने के लिए मकान नहीं है। वो मकान क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास अपनी स्वयं की ज़मीन नहीं है। आज हमारी सरकार यह कोशिश कर रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को आवास तो मिल सके, साथ ही स्कूलों की समस्या हो रही है, शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है। जितने सीट्स वहाँ पर चाहिए उतने सीट्स उपलब्ध नहीं हैं। बच्चों के एडमिशन्स के लिए पालक परेशान होते हैं कि अच्छे विद्यालयों में उनका एडमिशन हो जाए, लेकिन वह मिलती नहीं है। तो कारण यही हो रहा है कि जब जनसंख्या विस्फोट मतलब अचानक बहुत ज़्यादा जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है तो आवास क्षेत्र बढ़ता है, कृषि भूमि कम होती है और समस्या बढ़ जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक मात्रा में पूर्ति नहीं हो पाती है। एक डॉक्टर रहता है और बीमार हजार रहते हैं। आज की स्थिति में आप खुद देख लीजिए कि कोविड-19 का जो दौर चल रहा है इसमें मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा निकल रही है। इसके अपोजिट अगर हम जाकर देखें तो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उन मरीजों की तुलना में कितनी कम हैं। तो जनसंख्या बढ़ने से ये समस्या हमारे सामने आती है कि हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। यदि यहाँ कंट्रोल हो जाए तो सारी चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। अगली चीज़ अगर हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है, वस्तुओं की मांग बढ़ती है, लेकिन जिस मात्रा में मांग बढ़ती है उत्पादन उतना नहीं हो पाता है और जब उत्पादन उतना नहीं होगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। ये देखिए जैसे चित्र में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक आलू की कीमत जो है कितनी ज़्यादा उसको देनी पड़ रही है, जबकि एक आलू 1 रुपये 2 रुपये का आएगा। लेकिन यहाँ पर इस चित्र में देखिए आप एक आलू के लिए 5-5 के कितने सिक्के रखे गए हैं तब जाकर एक आलू खरीद पा रहा है। ये क्यों? क्योंकि मांग और उत्पादन की स्थिति गड़बड़ा जाती है। जब जनसंख्या विस्फोट होता है, जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तब जनसंख्या वृद्धि का एक और बहुत बड़ा फैक्टर आता है बेरोजगारी में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है। कैसे? काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन उतनी मात्रा में काम उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है और वे अपना रिज्यूम लेकर इधर से उधर घूमते रहते हैं। अगला प्रभाव, ऊर्जा का उपयोग बढ़ जाता है। डेफिनेटली जनसंख्या बढ़ेगी, एनर्जी का, पावर का यूज़ बढ़ेगा
और अधिक बिजली की ज़रूरत महसूस होगी, और जब अधिक बिजली की ज़रूरत महसूस होगी तो बिजली घरों के निर्माण की आवश्यकता महसूस होगी। बिजली घरों के निर्माण की आवश्यकता महसूस होगी तो उतनी ज़मीनें प्लांट्स में खप जाएंगी। तो इस तरह से ये जो प्लांट्स बनेंगे ये भी अल्टीमेटली खेती योग्य भूमि पर ही तो बनेंगे ना, और इस तरह से जो अनाज उत्पादन का रकबा है वो कम होता जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि ये जो प्रभाव हैं ये प्रभाव जनसंख्या विस्फोट के कारण उत्पन्न हुए हैं। हाँ, यदि इन प्रभावों को हम कम करना चाहते हैं तो हमको जनसंख्या विस्फोट के समाधान के उपायों पर चर्चा करनी होगी। और जनसंख्या विस्फोट को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है जन्म दर को कम करना। जन्म दर कम करने के लिए हालांकि हमारी सरकारों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं और कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम उस लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस लक्ष्य को लेकर के हमारी सरकार, हमारी लोकतांत्रिक सरकार आगे बढ़ रही है। फिर भी सरकार ने जनसंख्या विस्फोट को उतना ज़्यादा घातक ना हो पाए, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नियंत्रित हो जाए, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रमुख समाधान कारक उपाय हैं जिनके माध्यम से हम जनसंख्या की जो विस्फोटक स्थिति है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम तो यही कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो होते हैं उनको लागू किया है सरकार ने, और इसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर इसका प्रचार किया जा रहा है। सरकार बार बार प्रचार प्रसार माध्यमों से कहती है कि हम दो हमारे दो ही बच्चे घर में अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह के स्लोगन्स बंटवाए जाते हैं। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकार द्वारा प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, और जनता उसके लिए यदि जागरूक हो जाती है तो यह एक बहुत अच्छा तरीका है। फैमिली प्लानिंग्स के साथ में अगर आगे बढ़ें तो जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। शहर शहर गांव-गांव में परिवार नियोजन के केंद्र स्थापित किए गए हैं। शादी की एज भी बढ़ा दी गई है। जैसा कि हमने देखा था कि विवाह की आयु जो थी कम थी, जब कम आयु होती है तो बच्चे होने की प्रत्याशा बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि होती है। तो सरकार ने क्या किया, विवाह की आयु बढ़ा दी। लड़की के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़के के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। इसके साथ साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण द्वारा उन कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाया जा रहा है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, टेलीविजन से पर प्रचार प्रसार के द्वारा बताकर ये बताया जा रहा है कि छोटा परिवार सुखी परिवार कैसे हो सकता है। और भारत में जैसा कि मैंने बताया सबसे शुरुआत में, जैसे चीन हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पर एक संतान की योजना है, लेकिन भारत में 2 बच्चों के मानकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि हर परिवार में अधिक से अधिक 2 ही संतान हों। बुनियादी प्रजनन सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, मतलब जो प्रजनन होता है, जो प्रसव की स्थिति होती है वह संस्थागत हो। कोशिश ये की जाती है कि डिलीवरी जो हो वह अस्पताल में हो, बच्चे स्वस्थ हों और किसी तरह की कोई स्थिति ऐसी ना बने। अच्छा, बुनियादी प्रजनन सुविधाओं पर ध्यान दिए जाने का तात्पर्य क्या है? आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इसमें तो बच्चा जो जन्म ले रहा है उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और जनसंख्या बढ़ेगी। नो डाउट, जनसंख्या बढ़ेगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो वह एक स्वस्थ नागरिक होगा। स्वस्थ नागरिक होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क वाला होगा, और जब स्वस्थ मस्तिष्क वाला होगा, स्वस्थ शरीर वाला होगा तो वह राष्ट्र के विकास में अपना भली भांति योगदान कर सकेगा। और इसीलिए बुनियादी प्रजनन सुविधाओं पर यह ध्यान दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक प्रसव जो है वह अस्पतालों में हो सके और बच्चा स्वस्थ जन्म ले। इसके बाद बच्चे के जन्म के बाद सबसे महत्वपूर्ण है टीकाकरण का प्रचार प्रसार हो। टीकाकरण से बच्चे का जीवन सुरक्षित हो सकता है। स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमने पहले चर्चा किया था कि स्त्री की सामाजिक स्थिति कमजोर होगी तो जनसंख्या वृद्धि का वह प्रमुख कारक हो जाएगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यही है कि यदि स्त्री की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, स्त्री सामाजिक रूप से सबल होगी, आर्थिक रूप से प्रबल होगी, तो डेफिनेटली वह अपने निर्णय स्वयं ले सकेगी और अल्टीमेटली इसका असर देश की जनसंख्या पर पड़ेगा। सामाजिक संस्थाओं को भी परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ा गया है। सामाजिक संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर छोटे परिवार की जो महत्ता है, छोटे परिवार की जो इम्पोर्टेंस है, वह प्रचारित और प्रसारित करके बताती है। सरकार द्वारा लगातार इस तरह के उपायों पर काम किए जा रहे हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी बहुत ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। इसके बावजूद भी जो अपेक्षित परिणाम दिखना थे वह परिणाम हमको सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो इसके लिए हमको जन जागृति लाना होगा, खासकर पढ़े लिखे लोगों को। तो यह काम हमको भी करना चाहिए कि जहाँ पर भी हमको ये महसूस होता है कि बच्चों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि 2 बेटियां थी, तीसरा बेटा हो, तो वहाँ पर आप लोगों को अवेयर होना है। आपको ये बताना है कि बेटा बेटी एक समान है, उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया जाए, मतलब अगर आप भाई हैं तो अपनी बहन को पढ़ाने के लिए आप बहुत अच्छी कोशिश करें। ये ध्यान रखें आप कि आपके परिवार में कोई भी, चाहे दादा दादी हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हों, कोई भी आपकी बहनों के साथ में पार्शियलिटी ना कर पाए, उनके साथ भेदभाव ना हो। तो चलिए अब हम देखते हैं छात्र उपयोगी प्रश्नावली जो आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहला है, जनसंख्या विस्फोट से होने वाले प्रमुख 5 प्रभावों को लिखिए। और दूसरा है, जनसंख्या विस्फोट के समाधान हेतु जो प्रमुख 5 उपाय हैं उनको भी आपको लिखना है। तो इस तरह से आप लोग इन 2 सवालों को अपनी कॉपी में हल कर लीजिए और जनसंख्या विस्फोट वाले इस विषय को आप अब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, उसके कारण क्या हैं, प्रभाव क्या पड़ते हैं और अल्टीमेटली इसके समाधान के उपाय क्या हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं से लगता है कि जनसंख्या विस्फोट के समाधान के कोई और उपाय हो सकते हैं तो आप निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा अपने टीचर्स के साथ में। और मुझे इजाज़त दीजिए और आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।